हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, और उसमें मैंने एक लेक्चर डिलीवर भी कर दिया है, और उस लेक्चर में मैंने आपको बैलेंस शीट का परफॉर्मा बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसका पार्ट 2, दैट इज द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन हम वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे। आप लोगों को ये याद होगा कि आपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एक फर्म का बनाया था, और उसके अंदर वो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखाया गया था, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। उस ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल अकाउंट में लेके जाया जाता था, सारे एक्सपेंसेस यहाँ आते थे, और फिर आपका नेट प्रॉफिट बचता था। यहाँ पर आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, यहाँ सेल्स, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ अदर इनकम, ये सारा करने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट बचता था वो हम उसको बैलेंस शीट में ले जाकर कैपिटल में ऐड कर देते थे। ये सब कुछ एक फैक्ट्री के, एक फर्म के फाइनल अकाउंट्स थे, और इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं एक कंपनी के बारे में। तो कंपनी का जो अभी ये पीएनएल अकाउंट बनाना है वो उस तरीके से नहीं बनाना जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट बनवाई थी। सेम परफॉर्मे में हम लोग बनाने जा रहे हैं फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगेन वी विल राइट इट डाउन लाइक नेम ऑफ द कंपनी एंड देन पीएनएल अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड जो भी डेट है 31 मार्च बेसिकली पाई जाती है। और वेरी गुड परफॉर्मा, जिस प्रकार से बैलेंस शीट का परफॉर्मा था उसी तरह से पीएनएल का परफॉर्मा है। और जैसा मैंने पहले भी बताया था, एग्जाम में आमतौर पे परफॉर्मा जरूर पूछ लिया जाता है। अगर सम आ जाता है तो सम करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा आफ्टर हैविंग द नॉलेज ऑफ ऑल द परफॉर्मास, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा अगर हमें सारा मिल जाता है। सो वी विल गो विद द परफॉर्मा फर्स्ट and it will like this. Again the notes number and 2 more lines we have to withdraw. We will mention the words particulars. This is a notes number. ये है figures for the current year, and ये है figures for the previous years. This is the basic lines, graphs, picture of profit and loss performance. मैंने वो वहां पे सिर्फ जो ड्रॉ किया इसलिए उन चीजों को लिखा कि वहां से हम कुछ चीजों को उठाएंगे और यहाँ पर एज इट इज इसको प्लॉट कर देंगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू हैव नॉलेज अबाउट पीएनएल। हो सकता है कि मोबाइल में इन चीज़ों में जब आप देखें तो कुछ वर्ड्स, जैसे मैंने पीछे भी काफ़ी लेक्चर दिए हैं, आई सीन दैट थिंग, उसको जूम करके हम वर्ड्स को देख सकते हैं, बट जस्ट कंसंट्रेट व्हाट आई स्पीक, क्योंकि मैं हर एक वो चीज़ बोल रहा हूँ जो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो आपको वो चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फ्रेंड्स, इनकम के बेसिकली 2 ही सोर्स हैं, जो आपने माल बेचा और बाकी की अदर इनकम। तो इसमें हम जो पहला पॉइंट बनाने जा रहे हैं वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नोट्स नंबर 1 आ जाएगा जब भी अगर आप बनाना चाहें वर्किंग नोट्स, और यहाँ पर आपका फिगर्स आ जाएगा, पिछला कोई फिगर होगा तो वो भी लिख दिया जाएगा। आमतौर पे जब सम आपको दिया जाएगा तो उसमें पिछले साल की कोई फिगर्स नहीं है, पर परफॉर्मा अगर आपको बनाना पड़ जाए तो यू विल ड्रॉ द परफॉर्मा लाइक दिस। फ्रेंड्स, इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में वर्किंग नोट में क्या आएगा, जितना भी आप सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या आपको अगर कमीशन मिल रहा है आपके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से, ये चीजें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में है।
जिस चीज़ में आप डील कर रहे हैं, जैसे जस्ट सपोज कि अगर आप क्लोथ की फील्ड में हैं, कपड़ा आप बनाकर बेच रहे हैं, तो कपड़ा जो बेचा जा रहा है उससे आने वाली सारी इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहलाएगी। इसी प्रकार जस्ट सपोज कि अगर आप फाइनेंस का काम करते हैं, कि किसी को उधार देने का काम करते हैं, तो वहां से जो इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, वो आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मानी जाएगी। जबकि कपड़े वाले काम में जो इंटरेस्ट डिविडेंड है वो अदर इनकम का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर आप फाइनेंस का काम कर रहे हैं और आपको कोई ब्याज वगैरह मिल रहा है, तो देन दैट विल बिकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पॉइंट नंबर 2, अदर इनकम, अदर ऑपरेटिंग इनकम, जितनी भी आपकी अदर इनकम बचेगी वो आपका वर्किंग नोट आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, अदर इनकम में एक फर्म क्या कुछ कमाती है, वी नो दैट, कहीं से कोई रेंट मिला, कहीं से कोई इंटरेस्ट मिला, कोई डिविडेंड है, कोई ट्रांसफर फीस मिली है, कोई अप्रेंटिसशिप प्रीमियम है, मींस एनी अदर इनकम जो आपके रेवेन्यू के अलावा है, देन दैट विल बी ट्रीटेड एज अदर इनकम, एंड इसको हम नोट नंबर 2 में लेकर जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में वी विल मेंशन द टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम, इसको आप टोटल करेंगे, यहां पे आप टोटल करेंगे। तो ये आपका एक तरीके से मैं कह सकता हूं ट्रेडिंग एंड पीएनएल का जो क्रेडिट साइड है वो इन 2 पॉइंट्स में सारा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जितना भी आपने सेल वगैरह किया उसका, और दूसरा अदर इनकम, इसके अलावा जो भी आपके पास बच गया वो सारे का सारा इसके अंदर है। नंबर 4, अब यहाँ पे इसको टोटल कर देंगे, आप यहाँ टोटल लिख सकते हैं, अदरवाइज नो नीड ऑफ राइटिंग इट डाउन, क्योंकि ये टोटल वर्ड यहाँ लिखा जा चुका है। तो ये जो टोटल रेवेन्यू आई है ये 1 प्लस सेकंड कॉलम को करने के बाद आई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल रेवेन्यू की ब्रैकेट में 1 + 2, इन दोनों का टोटल जोड़। अब इसमें से ये डेबिट साइड में जितने भी खर्चे हैं उसको हम लाइन वाइज सिलसिलेवार हम इसमें से लेस करेंगे और इसको हम नाम देंगे एक्सपेंसेस। जितने भी खर्चे हैं वो इस 4 पॉइंट के अंदर ही सारे कवर हो जाएंगे। सबसे पहला जो हमारे पास खर्चा है, अगर हम बात करें एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की, तो वस्तुओं को बनाएगा, वस्तुओं को बनाने में सबसे पहले उसे कच्चा माल चाहिए, दैट इज कॉल्ड द रॉ मटेरियल। और उसके लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो यहाँ है, पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। फ्रेंड्स, इसका वर्किंग नोट बनाया जा सकता है और उस वर्किंग नोट को मैं यहाँ थोड़ा सा बना देता हूँ आपके लिए, ताकि साथ साथ हमारा इसका एक्सप्लेनेशन भी होता चला जाए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल में जितना भी रॉ मटेरियल आप यूज करेंगे वो सारे का सारा इसमें आएगा, दैट इज द, चाहे इसका ओपनिंग स्टॉक है उसमें आप परचेज कर रहे हैं, और अगर आपके पास कोई क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया रॉ मटेरियल का, तो वो इसमें से लेस करके जो आएगा वो माना जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हमें ये फिगर उठाकर यहाँ पर लेके जाना है। तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड तीनों जो ट्रीटमेंट है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। तो केवल रॉ मटेरियल जिसको यूज किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, बिजनेस में, उस वस्तु को निर्माण करने के लिए, उसका रूप बदलने के लिए, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। पॉइंट नंबर 2, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फ्रेंड्स, ये वाली परचेज और इस परचेज में फर्क है। ये परचेज था रॉ मटेरियल का। कई बार कुछ ट्रेडिंग कंसर्न्स ऐसी होती हैं जो एक जगह से माल खरीदकर दूसरी जगह पर बेच देती है कमीशन बेस पर। तो जो फिनिश गुड्स, यानी कि जिसके अंदर आपने कोई रूप नहीं बदलना, जैसे खरीदी वैसे ही आगे आपने बेच दिया, तो वहां का जो भी परचेज होगा वो इस पॉइंट नंबर 2 में आएगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन, कच्चा माल नहीं। अगर आपने कोई भी चीज खरीदी है जिसका यूज उसका रूप बदलने में होगा, तो वो परचेज इसमें नहीं आएगी, दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो उसको हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में लेके जाएंगे, इस सेकंड सेक्शन में लेकर नहीं जाएंगे। तो इसमें वही माल लेके जाएंगे जिसको हम जैसे ही खरीदते हैं वैसे बेच भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसके बाद है चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस या स्टॉक इन ट्रेड। फ्रेंड्स, क्योंकि यार रॉ मटेरियल यहां आ चुका है, परचेज यहां आ चुकी है, तो ये जो इन्वेंटरीज बच गई, इसके लिए क्या होगा,
जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा माइनस में क्लोजिंग स्टॉक किस चीज का, चाहे वो फिनिश गुड्स का है, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस का है, या जो भी माल आप लोगों ने खरीद के अलग से माल पड़ा है जिसको हम स्टॉक इन ट्रेड बोल सकते हैं, उसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस होगा वो इस थर्ड में आएगा, चेंज इन इन्वेंटरी। तो प्लीज एक बार फिर से देखिएगा, यहां पे सारी रेवेन्यू कमाई, ये अदर इनकम आ गई है, टोटल रेवेन्यू होगी, इसमें से हम खर्चे लेस कर रहे हैं। पहला क्या है, जो कच्चा माल आपने यूज किया, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। दूसरे में क्या है, जो आपने माल खरीदा और बेच दिया, उसका रूप नहीं बदला। और तीसरे में क्या है, कच्चे माल के अलावा जो भी माल आपने ओपनिंग और क्लोजिंग के रूप में, फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में आपके पास माल पड़ा है, उसका सारे का सारा ट्रीटमेंट चेंज इन इन्वेंटरीज में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक के रूप में इसमें हम चार्ज करेंगे। तो ये है एक्सपेंसेस में तीनों चीजें। एंड आई होप कि जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का मेन कंसेप्ट होता है, जिसके अंदर हम सारे का सारा मैन्युफैक्चरिंग और इन सब चीजों को लेकर चलते हैं स्टॉक को, वो इसके अंदर कवर हो जाता है। तो ये आपके पास कि किस प्रकार से हम स्टॉक से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड ट्रीटमेंट को डील करेंगे। अब हम चल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रीटमेंट की तरफ। जैसे आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट होता है, फिर पीएनएल होता है। तो अभी इनकम साइड आ चुकी है, इसकी इनकम साइड आ चुकी है, ट्रेडिंग के खर्चे सारे आ चुके हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे खर्चों को लेकर चल रहे हैं, और उसमें सबसे पहला जो खर्चा है वो है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय से रिलेटेड जो हम लोगों ने खर्चे करने, कुछ भी हो सकते हैं, वी नो दैट, सैलरी है, वेजेस हैं, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी में कोई कंट्रीब्यूशन है, कोई कैंटीन का खर्चा है, कोई मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं हम कर्मचारियों को, यानी कर्मचारियों से रिलेटेड सारे खर्चे इस वाले पॉइंट। इन सब के वर्किंग नोट्स बनाए जाएंगे फ्रेंड्स। मान लीजिए अब 5 आइटम्स हो, हम यहां नहीं लिखेंगे, हम वर्किंग नोट बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसमें हम इन सबका नाम लिखेंगे, अमाउंट जोड़ेंगे। और जैसा आप लोगों ने ये सिंपल वाला पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स, तो कोई आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन सबका भी बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है, जो जब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा उसके अंदर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आगे जी एम्प्लॉय से संबंधित सारे के सारे खर्चे। इसके बाद हम जो खर्चे लेके चलते हैं, दैट इज द फाइनेंशियल कॉस्ट। कंपनी ने पैसा जो अरेंज किया है, उसके लिए उसे कई प्रकार का इंटरेस्ट देना है। कोई लोन लिया होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने शेयर्स, डिबेंचर्स इशू किए होंगे, तो शेयर या डिबेंचर के इशू एक्सपेंसेस, और जो भी आप लोगों को पैसा इकट्ठा करने के लिए जितना भी आपको पैसा दिया जाए, जितना भी आप लोगों ने खर्चा करना है, जैसे एक वर्ड और था प्रीमियम और रिडम्पशन, प्रीमियम और रिडम्पशन, ये सारी चीजें हम किस में लेके चलेंगे, फाइनेंशियल कॉस्ट के। इज द फाइनेंशियल कॉस्ट। पैसा इकट्ठा करने के लिए आप लोगों ने जितना भी खर्च किया है, वो सारे का सारा हम इसी के अंदर लेकर चलेंगे। इसके बाद आपके पास आता है फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। अब डेप्रिसिएशन आपको पता है फिक्स्ड एसेट्स पे लगती है, टेंजिबल एसेट्स पे लगती है, और जो अमोर्टाइजेशन होगा वो इंटेंजिबल एसेट्स का, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, तो इनको अलग दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन का खर्चा अलग, अमोर्टाइजेशन का अलग, लेकिन दोनों एक ही है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे भी खर्चे चल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट सारा आ गया, कर्मचारियों से संबंधित आ गया, फाइनेंस से आ गया, डेप्रिसिएशन से आ गया। अब इसके अलावा जितने भी खर्चे बच गए, तो आपको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस में सैकड़ों आइटम्स होती हैं, बाकी जितने भी खर्चे बच जाएंगे उसके लिए हम अलग ऐड बनाएंगे, उसका नाम होगा अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में बहुत सारे खर्चे हैं फ्रेंड्स, चाहे वो रेंट है, कोई ऑडिट फीस है, बैड डेट्स है, कोई सुपरविजन के चार्जेस हैं, इवन द डेप्रिसिएशन इज आल्सो देयर। डेप्रिसिएशन तो इसमें आ चुकी है। अदर एक्सपेंसेस के अंदर और कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, नंबर ऑफ एक्सपेंसेस आते हैं। जब जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे उसके अंदर इन सारे खर्चों की डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। तो जो भी खर्चा इन सब के अलावा रह गया उसके अंदर डाल देंगे।
ये सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इसको हमने नाम दिया हुआ है पॉइंट नंबर 4। इस 4 के बाद हम इसको यहाँ पे वर्ड दे देंगे टोटल एक्सपेंसेस। इस सब का हम टोटल जोड़ कर लेंगे। इसके बाद 5th मेन पॉइंट आ जाएगा, वो बचेगा प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। यानी पॉइंट नंबर 3 माइनस में 4, ये जो 3 में टोटल रेवेन्यू आई और 4 में ये आपके पास आया, इसको हम रोमन लैंग्वेज में लिख देंगे 3 माइनस 4। तो ये बचेगा प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो भी आएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस बचेगा बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो लिख दिया लॉस बच गया तो बात ही खत्म हो जाती है। वरना अगर ये प्रॉफिट में है, क्योंकि हम बेसिकली मार के चलते हैं, अभी प्रॉफिट में हमारे पास चल रहा है, तो 3 वर्ड आए इसमें, एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। इन तीनों के बारे में मैं आपको लाइन वाइज बताता हूं। 6 पॉइंट में हम पढ़ेंगे एक्सेप्शनल आइटम्स, हम इसमें से लेस करेंगे। फ्रेंड्स जो भी हमारे पास एक्सेप्शनल आइटम होंगी वो उसमें लेस किया जाएगा। एक्सेप्शनल आइटम क्या होती है? ऐसी आइटम्स होती है जो इससे रिलेटेड नहीं है बेसिकली, लेकिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसी चीज़ें जो हमें बतानी बहुत ज़रूरी है, जैसे आपके कोई लीगल केसेस चल रहे हैं, उनके बारे में आप कुछ बताना चाह रहे हैं, उसमें कुछ खर्चा आ गया है, कोई फिक्स एसेट्स आप लोगों ने बेच दी है, कुछ पॉलिसी में आप लोगों ने चेंज कर दिया है, वो सारे के सारे जिससे आपका ये शेड्यूल प्रभावित हो जाता है, ऑल दिस इज नोन एज एक्सेप्शनल आइटम। हम इसमें से लेस कर देंगे। 7वें नंबर पे बचेगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। ये बचेगा जी आपका 7वें नंबर। इसमें से अब हम 8वें नंबर पे क्या करेंगे? लेस करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। आमतौर पे ऐसा बहुत कम होता है बिजनेस में, लेकिन जब होता है तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फायर, इन सब से जो नुकसान होता है, जो हमारे पास खर्चे आते हैं, वो सारा हमारा इसमें आ जाएगा। 9वें नंबर में हमारे पास बचेगा प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स। 10वें नंबर पे हम इसमें से टैक्स को लेस कर देंगे फ्रेंड्स। और 11th नंबर पे हमारे पास बचेगा फ्रेंड्स, इट विल बी प्रॉफिट लॉस व्हाटएवर, इसको हम लिख सकते हैं आफ्टर टैक्स ऑफ कंटिन्यूइंग बिजनेस। ये जो वर्ड मैं लिख रहा हूं, क्योंकि बोर्ड पे जगह खत्म हो गई है, मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके चल रहा हूं ताकि ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स कंपनी ने प्रॉफिट्स कमा लिए हैं, और यहाँ पर जो ये पॉइंट्स हैं, 10वां पॉइंट टैक्स का लेस करने के बाद, मैं जैसे बैलेंस शीट को मैंने आगे बढ़ाया था, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ आप लोगों के लिए, एंड आई होप यू वोंट माइंड। टैक्स लेस करने के बाद नंबर 11 पे आपके पास बचेगा प्रॉफिट्स फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स। फ्रेंड्स एक ये वर्ड आ गया कंटिन्यूड ऑपरेशंस। ये क्या बता है? कई बार ऐसा होता है कि कंपनी बिजनेस करते करते कुछ ब्रांचेस को, कुछ एक्टिविटीज को बंद कर देती है मिडल ऑफ द ईयर में, साल के बीच में, तो बाकी जो बिजनेस है उसको बोल सकते हैं कंटिन्यूड ऑपरेशंस। पर जो बंद हो गया, हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ये जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें अमूमन आपको नहीं मिलता, बीइंग मतलब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक, लेकिन जब हम एक परफॉर्मा बनाएंगे तो उस परफॉर्मे में हमें इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना होगा। 12वें नंबर पे हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस बिफोर टैक्स। अगर कोई ऑपरेशन 2, 4, 5, 6 महीने चला तो उससे भी कोई प्रॉफिट या लॉस तो हुआ होगा। अब माने कि हम प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, व्हाटएवर जो भी हमें दे रखा होगा हम उसको लेके चलेंगे। ये बिफोर टैक्स है।
इसमें से हम लेस कर देते हैं टैक्स। नंबर 14 पे हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स, ये भी डन। नंबर 15 पे हम ले लेंगे टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि पॉइंट नंबर 11 प्लस पॉइंट नंबर 14 का टोटल, ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है। और उसके बाद हम लोग 16 नंबर पर ले सकते हैं अर्निंग पर शेयर, ये जो भी आएगा इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे एंड ये हमारा पर शेयर आंसर आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। फ्रेंड्स, मैंने जो परफॉर्मा बताया है इट्स क्वाइट सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू, लेकिन आप लोग एक चीज़ देखेंगे, अभी इस बोर्ड को भर दिया हमने एक परफॉर्मेंस से, और बैलेंस शीट के परफॉर्मेंस से भी भरा था। अगर एक कंप्लीट सम आ जाता है तो हर एक जगह वो एक एक आइटम अपलोड करनी पड़ेगी और हर एक आइटम का एक वर्किंग नोट भी बनाना पड़ता है। तो वेरी गुड चैप्टर, वेरी गुड टॉपिक। एक प्रैक्टिकल सम करने में हमें इसमें थोड़ा समय लगेगा जब भी हम इसको सोल्व करेंगे, लेकिन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू परफॉर्मा अगर आता है तो आप लोगों को इसको तैयार करना। मैं एक बार रिविजनरी तौर पे बता देता हूँ। पहले इनकम लिया, जितनी आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं, अदर इनकम ली, दोनों को जोड़ दिया, ये टोटल रेवेन्यू हो गया। इसमें से खर्चे लेस करने हैं। पहला खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड वाला, मटेरियल कंज्यूम, जो रॉ मटेरियल आप लोगों ने लगाया, जो आपने फिनिश गुड्स खरीद कर बेच दी सीधा, उसकी परचेज वाला आएगा। ये स्टॉक, फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग का अंतर। कर्मचारी से संबंधित सारे खर्चे इसमें। पैसा इकट्ठा करना यानी कि कैपिटल को जो है निर्माण करना, लोगों से पैसे उधार लेना, उन सब का जो खर्चा होगा वो फाइनेंशियल कॉस्ट में। सारी डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन नेक्स्ट कॉलम में। इसके अलावा जो खर्चे बच गए वो अदर एक्सपेंस। मेन तो इतना ही सवाल है यहाँ तक, दोनों में से लेस कर दो वो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। और इसमें 3 नई चीजें जोड़ दी गई, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, उसमें से सीधा टैक्स लेस हो जाएगा, आंसर विल बी देयर। लेकिन परफॉर्मे में एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड टैक्स। नेक्स्ट लेवल पर हम एक्सेप्शनल आइटम लेस करेंगे जो आमतौर पर हमें नहीं मिलती होती हैं, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज है, कोई फिक्स एसेट्स को बेच दिया गया है, लाइक दैट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं उसको लेस कर देंगे, टैक्स लेस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अगर कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है उसका ट्रीटमेंट भी हम इसमें कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका P&L का परफॉर्मा खत्म हो जाता है। यहाँ पर जो भी बचेगा इसको हमने इक्विटी शेयर्स के अंदर डिवाइड करना है, लेकिन साथ साथ हम लोगों को ये भी ध्यान देना है कि ये अभी डिविडेंड के रूप में बांटना है। तो इसके बाद मैं आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जिसको हमने रिजर्व एंड सरप्लस का नाम दिया है, उसके बारे में बताऊंगा और साथ में आपको मैं प्रैक्टिकल सम भी कराऊंगा। आज के लेक्चर में इतना ही। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।